व्हाट्स अप गाइस, आई होप कि आप अच्छे होंगे। एंड आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्लानिंग प्रोसेस फॉर हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से आपको डेफिनेटली इंडीडली आपको 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। या तो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, या आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय एरिया इन्वेंट्री लिस्ट। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड मैंने अपनी बैचलर्स IHM ग्वालियर से कंप्लीट की है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट। कि होटल में बहुत सारे एरिया होते हैं, है ना, कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग एरिया। तो जो हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव होता है वो देखता है कि उसके अंडर कौन कौन से एरिया आते हैं। अब होटल के अंदर जितने एरिया आते हैं वो देखेगा। ऐसा तो है नहीं कि होटल के बाहर जाके देखेगा नहीं मैं तो हाउसकीपिंग वाला हूँ, मैं तो पूरी दुनिया को साफ़ कर दूंगा। नो, आपको अपने होटल का देखना है। सो आपका डिवीजन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट, कि आपको आपका क्या कहाँ पे काम है उस चीज़ का डिवीजन। नेक्स्ट चलते हैं आपका एरिया इन्वेंट्री लिस्ट। अब एरिया इन्वेंट्री लिस्ट होता क्या है? ये एक लिस्ट है जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया जैसे कि हो गया या तो बाथरूम या किसी रूम का या किसी हॉल का या किसी कॉरिडोर का या किसी फ्लोर का सारे आइटम्स उसमें लिखे रहते हैं। कि इसकी बाथरूम में क्या क्या होता है। बाथरूम में होता है टैप्स, बाथरूम में होता है सोप, बाथरूम में होता है शावर, बाथरूम में होता है बेसिन, और क्या होता है, हाँ, बाथरूम में होता है आपका दीवार, ये किस कौन सा दीवार है, एंड टाइल्स होता है। एंड और आपका कॉरिडोर में हो गया कि कोई वास रखा है, कोई गमला रखा है, कोई मटका रखा है। तो और ये सब क्यों मेंशन्ड होते हैं? देखो, हमने लिस्ट में लिख तो लिया, पर इसका काम क्या है? हम लोग लिखते क्यों हैं? हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसे हमें साफ़ करना होता है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि उस जगह कौन कौन से सामान हैं, कौन कौन से सामान होते हैं, तो हम उसे साफ़ कैसे करेंगे? और ये लिस्ट जितनी ज़्यादा डिटेल्ड होगी, मतलब डिटेल्ड इन दैट सेंस कि मेरे आजू बाजू भी क्या दिख रहा है। मेरे आजू बाजू एक कैलेंडर दिख रहा है, घड़ी दिख रहा है, ये पैकेट दिख रहा है, और माइक दिख रहा है। सो जितनी अच्छे से डिटेल्ड होगी उतना ज़्यादा अच्छे से हम उस एरिया को साफ रख पाएंगे, उस एरिया को जान पाएंगे। और ये सुपरविजन में भी काम आता है। अब जैसे कि मान के चलो, मैंने इस रूम की साफ़ सफाई कर दी। आप हो सुपरवाइज़र, आप आए, आप देखोगे कि चलो ठीक है साफ़ सफाई है, पर अगर आपके पास एरिया इन्वेंट्री लिस्ट होगी तो आप उसमें देखोगे कि मंथन ने पंखा साफ़ कर दिया है, ओके नाइस, टेबल साफ़ कर दिया, नाइस, कैलेंडर साफ़ कर दिया, नाइस। सो जितना डिटेल्ड उतना अच्छा सुपरविजन, ठीक है। और हाँ, और इसका एक सीक्वेंस भी होता है, जैसे कि राइट रूम में एंटर करने से राइट से लेके लेफ्ट में आता है। ऐसा नहीं कि मैंने रख दिया पहले डोर, मैंने रख दिया फिर कभी विंडो, मैंने रख दिया फिर कभी पंखा, मैंने रख दिया कभी ज़मीन। नहीं, आसानी के लिए क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। और ऊपर नीचे के लिए करते हैं टॉप बॉटम, ऊपर से नीचे तक। जैसे कि ऊपर पंखा हो गया, नीचे फ्लोर हो गए, नीचे गद्दे हो गए, नीचे बेड हो गए, तो उस सेंस में, ठीक है। एंड हाँ, और हर एरिया के लिए अलग अलग एरिया इन्वेंट्री लिस्ट बनता है। जैसे कि एक रूम है, ठीक है, एक गेस्ट रूम है, तो उस रूम के अंदर मान के चलिए 2 BHK है वो। तो फर्स्ट रूम मतलब फर्स्ट वाला रूम का एरिया इन्वेंट्री लिस्ट अलग होगा, दूसरे वाले रूम का एरिया इन्वेंट्री लिस्ट अलग होगा, बाथरूम का एरिया इन्वेंट्री लिस्ट अलग होगा, और हॉल का एरिया इन्वेंट्री लिस्ट अलग होगा। पर एक ही उसमें आएगा पेज में, पर अलग अलग डिविजन्स में होगा। तो उससे आसानी रहेगी कि चलो ये भी साफ़ हो गया, वो भी साफ़ हो गया, ये भी साफ़ हो गया, वो भी साफ़ हो गया। सिंपल, आप इसको आराम से लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, और बहुत ईजी है। दिस इज़ नोन एज एरिया इन्वेंट्री लिस्ट। आई होप स्केड्यूल
कि फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल होता क्या है। इसका डेफिनेशन है कि frequency schedule list shows how often the items listed on the area inventory list has to be cleaned or maintained। इसका मतलब है कि ये एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि जो जो आइटम्स एरिया इन्वेंट्री लिस्ट में लिस्टेड हैं वो कब कब साफ़ होने हैं। एक दिन, जैसे कि आपका जो फ्लोर है वो एक दिन में कितने बार साफ़ होगा, 2 बार साफ़ होगा या 3 बार साफ़ होगा या 4 बार साफ़ होगा, तो ये सब लिखा रहता है। तो फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल है वो आपकी क्लीनिंग के टास्क को डेली, मंथली या वीकली में डिवाइड करता है। एंड जो आपका फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल है वो बहुत ही डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, या तो ये भी कह सकते हैं कोहेरेंट है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कॉस्ट के। क्योंकि आप जितनी बार किसी चीज़ को, जैसे कि आप मान के चलिए आप किसी फ्लोर को साफ़ कर रहे हैं तो आपको क्लीनिंग एजेंट ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप 10 बार साफ़ कर रहे हैं तो आपको 10 बार क्लीनिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और इसमें पैसे, क्लीनिंग एजेंट ख़रीदने में पैसे लगते हैं। सो जितना ज़्यादा सफाई उतना ज़्यादा पैसा। जो फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल है वो कुछ कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि फर्स्ट आता है आपका टाइप एंड एरिया, कि वो क्या चीज़ है, या तो सीलिंग है, या वो फ्लोर है, या वो आपका वॉल है, क्या वो मिरर है। तो अगर आपका जो वॉल है या आपकी जो सीलिंग है उसे 6 महीने में एक बार साफ़ करेंगे, पर जो आपका जो क्या बोलते हैं जो ज़मीन है उसको तो आप दिन में 2 बार साफ़ करेंगे। दूसरा आता है आपका टाइप्स एंड कंडीशन ऑफ सरफेस, कि मतलब वो सरफेस अगर बहुत गंदा है तो एक बार में तो वो क्या बोलते हैं साफ़ नहीं हो पाएगा, तो उससे दूसरी बार तीसरी बार साफ़ करना पड़ेगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है। थर्ड आता है कि नंबर ऑफ स्टाफ यूजिंग दैट एरिया, कि मतलब उस एरिया को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर 10 लोग जा रहे हैं या 50 लोग जा रहे हैं वहाँ से उसी रास्ते से, तो उस रास्ते में गंदगी ऑब्वियसली हो जाएगी, उसके फुटप्रिंट्स लग जाएंगे, तो उसको साफ़ ज़्यादा करना पड़ेगा। फोर्थ आता है आपका एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, कि मतलब कौन सा काम हो रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे कि बहुत गंदगी हो जाती है तो उसे बार बार साफ़ करना पड़ेगा। फिफ्थ आता है आपका कि सॉइलिंग टाइप क्या है, मतलब कौन से टाइप की गंदगी है, या तेल वाली गंदगी है किचन में, जैसे कि तेल वाली गंदगी हो जाती है, या कोई पानी स्पॉइलेज है, पानी गिर गया है, या चटनी गिर गई है, या सब्ज़ी गिर गई है। तो टाइप्स ऑफ सॉइलेज के हिसाब से फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल भी किया जाता है। सिक्स्थ आता है आपका डिग्री ऑफ इन्फेक्शन रिस्क। अगर किसी एरिया में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं तो वहाँ पे आपका सफाई ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल आपका वहाँ पे ज़्यादा होगा। और अगर कहीं पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा। सेवन्थ आता है आपका स्टैंडर्ड्स विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड। अगर कोई ओबरॉय का होटल है या अगर कोई ताज का होटल है तो उनके कोई एक पॉइंट, उनके एक स्टैंडर्ड है कि मतलब इस पॉइंट तक साफ़ होना ही चाहिए, कि ज़मीन में चेहरा दिखना चाहिए। सो वो जब तक नहीं होगा तो वो लोग साफ़ करते रहेंगे। एट्थ आपका आता है कि अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप सफाई क्या करेंगे। अगर आपका सामान 1 महीने के लिए आया है और आपके पास 1 महीने के का ही पैसा है तो फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल उसके हिसाब से ही होगा। सो अगर आपको आता है कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल तो आप प्लीज़ ये डायग्राम भी बना दीजिएगा लास्ट में। यू विल डेफिनेटली गेट 5 आउट ऑफ 5 नंबर। आई होप कि आपको समझ आया होगा फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू टेल यू इज़ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता क्या है। स्टैंडर्ड मतलब मापदंड। सो इसका डेफिनेशन है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिस्क्राइब्स हाउ एंड टू व्हाट स्टैंडर्ड द वर्क हैज़ टू बी डन, कि मतलब जो आपका काम है वो किस मापदंड तक होना चाहिए, कि मतलब किस पॉइंट तक हमें उसको करना है, कि मतलब एकदम साफ़ हो जाए वैसा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल लेंगे कि अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड किसी बाथरूम का क्या होगा, कि मतलब बाथरूम साफ़ होने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ हम नोटिस करेंगे और क्या क्या चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट,
जिसकी कोई धब्बा ना हो, जिसकी कोई धब्बा बोलते हैं ना, कि आपके मिरर में कोई धब्बा ना हो, कोई टैप में पानी के धब्बे ना हो, कोई ग्रीस लाइन नहीं हो कहीं पे भी, जैसे कि टैप्स के साइड साइड में ग्रीस लाइन आ जाती है और आपके दीवार के साइड साइड में, टाइल्स के साइड साइड में जो ग्रीस लाइंस आ जाती हैं वो नहीं होना चाहिए। जो आपके स्कर्ट्स हैं, जो आपके नीचे वाले हैं, वो एकदम परफेक्टली साफ़ होने चाहिए। नो हेयर्स इन द पिट होल, कि जो आपके जो सिंक होते हैं, जो नीचे होते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो उसमें बाल फंस जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए कि शाइनी टैप्स होने चाहिए, एकदम चमचमाते टैप्स होने चाहिए। नए नए बाथ मैट्स लगे होने चाहिए, एकदम साफ़ बाथ मैट्स। एंड नए सोप, नए एमिनिटीज़ रिप्लेनिशमेंट होने चाहिए, कि मतलब ये सब नए नए वहाँ पे लगे होने चाहिए। अब जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो आपका कब अचीव होता है, कब आप उससे पा पाते हैं, कब वो पूरा हो पाता है? फर्स्ट है कि सही क्लीनिंग मेथड यूज़ किया हो, कि मतलब सही तरीके से साफ़ किया हो, ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी साफ़ कर लिया विदाउट नोइंग द मेथड कि उसको कैसे साफ़ करना है। एंड सेकंड कि उसमें करेक्ट इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हों। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि ऐसा नहीं है कि आप झाड़ू, क्या बोलते हैं, ब्रूम की जगह मॉप से लगा रहे हैं और पोछा आप मॉप की जगह झाड़ू से लगा रहे हैं। सो करेक्ट इक्विपमेंट आपको यूज़ होना चाहिए। द आइडियल क्लीनिंग एजेंट्स हैज़ टू बी यूज्ड, कि मतलब R1, R2, R3 करते हैं ना, कि अलग अलग सर्फेसेस पे ये यूज़ होते हैं। बाय द वे मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, इफ़ यू वांट टू वॉच इट देन यू कैन। सो सही क्लीनिंग एजेंट यूज़ होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ कि एम्प्लॉय सही तरीके से काम करना चाहिए, कि वो जितना उसको दम लगाना है वो उतना लगा रहा है, जितना उससे सफाई जिस तरीके से करनी है वो एम्प्लॉय मन से कर रहा है, ढंग से कर रहा है। इट ऑल्सो मैटर। अब ये बोला जाता है कि जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो तब सबसे अच्छा बनता है जब हम उस इंसान से बात करते हैं, उस इंसान से पूछते हैं जो वहाँ पे असलियत में काम कर रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि आपके घर में जैसे कि आपके पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को किचन के, जैसे कि मम्मी या पापा आपके घर में जो खाना बनाते हैं, उनको आपके किचन के बारे में ज़्यादा पता होगा आपसे, है ना? तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप उनसे ही पूछोगे। इसलिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाते समय हम उनसे पूछते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया। प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड, जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड है वो बताता है कि एक एम्प्लॉय से कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करे अपने शिफ्ट टाइमिंग में। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ईच एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, कि हर एक एम्प्लॉय से कितना काम एक्सपेक्टेड है वो हमें इससे पता चलता है। जो हाउसकीपिंग मैनेजर है उससे पता होना चाहिए कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, जैसे कि एक रूम को साफ़ करने में कितना टाइम लगता है और एक इंसान कितनी देर में कर पाता है, तो उसके हिसाब से वो शिफ्ट टाइम में उतने लोगों को बुला सके। जैसे कि अगर 300 रूम है और अगर एक इंसान, मान के चलिए अगर 100 रूम है और अगर एक इंसान अपने शिफ्ट में 10 रूम कर पाता है, तो कितने लोग चाहिए होंगे हमारे एक शिफ्ट के लिए? मतलब एक दिन में एक जो शिफ्ट होता है उसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे? ऑब्वियसली 10, क्योंकि 10 एक इंसान करता है, तो 100 के लिए कितने हो गए? 10 लोग। वेरी सिंपल। अब देयर आर सम थिंग्स विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड while making productivity standards, which are first, कि आपका टाइप एंड एज ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, कि मतलब आपका कौन से तरीके का होटल है, जैसे कि हेरिटेज होटल है या बिजनेस होटल है, या मतलब बिजनेस होटल में आपका बहुत रश होगा, है ना, और आपका हेरिटेज होटल में आपका कम रश होगा, तो हेरिटेज वाले में कम लोग चाहिए होंगे, आपको बिजनेस वाले में ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। सेकंड आता है आपका डिग्री एंड टाइप ऑफ सॉइलिंग या स्पॉइलेज, कि मतलब कितना गंदा है और किस चीज़ से गंदा है, या तो ग्रीस से गंदा हो सकता है या किसी ऑयल से गंदा हो सकता है या कोई डस्ट हो सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। थर्ड आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, कि हमें उसे कितने बार साफ़ करने की ज़रूरत है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि आपका अगर बिजनेस होटल है या मोटल है, वहाँ पे लोग 6 घंटे के लिए रुकने के लिए आ रहे हैं, 5 घंटे के लिए रुकने के लिए आ रहे हैं, फिर
बार बार वो होटल आपका बार बार रूम खाली होते रहेगा, तो बार बार अगर खाली हो रहा है तो आपको लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे। पर जो हेरिटेज है उसमें आराम से आराम से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े से लोग कम चाहिए होंगे। फोर्थ आता है आपका क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, कि आपका एम्प्लॉय कितना अच्छा काम करता है, कितना निपुण है। मतलब अगर वो इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, एक बार में 5 रूम साफ़ कर देता है, तो उसके हिसाब से लोग कम चाहिए होंगे। लास्ट विच इज़ फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट इज़ अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इन दैट एरिया, कि मतलब उस एरिया में कितना ट्रैफिक है। ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा लोग चाहिए होंगे उसको अरेंज करने के लिए। कम ट्रैफिक, कम लोग चाहिए होंगे अरेंज करने के लिए। इक्विपमेंट्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाइज इन्वेंटरी लेवल, कि इन्वेंटरी क्या होता है एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए एंड कैसे क्या। सो लेट अस स्टार्ट। अब जैसे सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दिए जाते हैं, सारा स्टैंडर्ड हो जाता है, सारे स्टाफ आपके पास आ जाते हैं, तो उसके बाद आता है कि आपको कैसे, क्या मतलब क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आपके इन्वेंट्री में जो होनी चाहिए उस चीज़ को साफ़ करने के लिए। अब आपको 10 लोग हैं तो आपको 10 लोगों का सामान चाहिए होगा साफ़ सफाई के लिए, सो वो आपके पास होना चाहिए। और ये किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का, कि ये सारी चीज़ अपने ध्यान में रखें। अब इन्वेंट्री मतलब होता क्या है? इसका डेफिनेशन है, द टर्म इन्वेंट्री हेयर मीन्स द स्टॉक ऑफ परचेस्ड ऑपरेटिंग सप्लाईज, इक्विपमेंट्स एंड अदर आइटम्स हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज़ इन द हाउसकीपिंग ऑपरेशन। कि इन्वेंटरी मतलब कि आपके स्टॉक में क्या क्या सामान होने चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज द इन्वेंट्री। आप जहाँ पे सेव करते हैं सामान को जो आपके फ्यूचर ऑपरेशंस में काम आएंगे। इन्वेंट्री जो होता है वो भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है आपका रिसाइकिल्ड इन्वेंटरी। अब रिसाइकिल्ड इन्वेंटरी मतलब आप उससे बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब बार बार यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशंस में, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे कि आपका हो गया लिनन, आप बेडशीट को अगेन साफ़ करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपका हो गया वाटर बोतल, जो कांच वाले वाटर बोतल होते हैं, उसको आप फिर से धो के गर्म पानी से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नॉन रिसाइकिल्ड इन्वेंटरी। अब जो आपका नॉन रिसाइकिल्ड इन्वेंटरी है, ये वो वाला इन्वेंटरी है जिसको आप एक पॉइंट के बाद तक यूज़ नहीं कर सकते। एक पॉइंट तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपका हो गया ब्रूम, आपका झाड़ू। आप झाड़ू को साफ़ करते रहिए, साफ़ करते रहिए, साफ़ करते रहिए, साफ़ करते रहिए, पर जैसे ही उसका सारा फतिंगा, मतलब जो उसका वो सब उड़ गया, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू थ्रो इट। वैसे ही पोछा, पोछा है, अगर एक बार पोछा आपका ख़राब हो गया तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और एक गेस्ट एमिनिटीज़ भी है, क्या था गेस्ट एमिनिटीज़, जैसे कि अगर गेस्ट ने एक बार उसको यूज़ कर लिया तो आप उसको अगेन किसी और गेस्ट को नहीं दे सकते। सो ये आपका किस में आ गया? नॉन रिसाइकिल्ड इन्वेंट्री, जो फिर से रिसाइकिल नहीं हो सकते, जिसे हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। एंड आपको पता है, जब एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इन्वेंटरी मेंटेन करता है तो उसे ओवरलोडिंग से बचाना चाहिए। ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा सामान रखने से, मतलब जितना यूज़ है उतना रखना चाहिए, उससे ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा सामान आ जाएगा तो उससे वो तो स्पेस भी घिरेगा, एंड अगर स्पेस घिर रहा है और ज़्यादा पैसा लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे स्टॉक करने में, उसको स्टैक करने में, सो इसलिए ओवरलोडिंग को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। वर्क स्केड्यूल, कि वर्क स्केड्यूल होता क्या है? जो वर्क स्केड्यूल है ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कौन से स्टाफ को कौन सा काम करना है और कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है। जैसे कि मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, सुपरवाइज़र क्या करेगा और क्या काम करेगा, एंड कितने टाइम में उसे कंप्लीट करेगा। ये आता है आपका वर्क स्केड्यूल में। अब वर्क स्केड्यूल को बनाते समय क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग वर्क स्केड्यूल। सो पहला आता है आपका
कि उस इंसान का, उस एम्प्लॉय का पोजीशन क्या है, कि वो मैनेजर है या सुपरवाइज़र है या एम्प्लॉय है। सेकंड आता है आपका कि काम करने का एरिया कौन सा है, या तो वो बेडरूम है या वो बाथरूम है या वो हॉल है या कुछ और है। थर्ड आता है आपका कि उस इंसान को कितने टाइम में वो काम पूरा करना है, लाइक एट वॉट टाइम दैट पर्सन हैज़ टू कंप्लीट हिज और हर वर्क। फोर्थ आता है आपका कि आपका मील का टाइमिंग क्या है, आपका ब्रेक का टाइमिंग क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि काम को, मतलब वो जब इंसान काम ख़त्म कर चुका है तो उसे बाइंडिंग अप, उसको हैंड ओवर करने में कितना टाइम लगता है। इट ऑल्सो कम्स इन लाइक वाइल मेकिंग वर्क स्केड्यूल। जो आपका वर्क स्केड्यूल है वो आपका कॉन्साइज होना चाहिए एंड ईजी वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। कॉन्साइज मतलब कि कम शब्द में ज़्यादा बताने वाले शब्द में हो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले जो शब्द होते हैं उसे कॉन्साइज कहते हैं। एंड ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब जिससे कि एक बार वो पढ़े तो उसे समझ आ जाए। एंड जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्क स्केड्यूल अपने एम्प्लॉयज़ को तब देते हैं जब वो रिपोर्ट करते हैं, कि उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको किसके साथ काम करना है, आपको कहाँ काम करना है, एंड आपको इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करके हमें देना है। सो आई होप कि आपको वर्क स्केड्यूल समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।